नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। हम पढ़ रहे थे क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री बुक। उसका फर्स्ट चैप्टर क्या, कब, कहां और कैसे मैंने कंप्लीट करवा दिया था। दूसरा चैप्टर है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, यानी फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। यानी मनुष्य ने जब शिकार करना और भोजन इकट्ठा करने से शुरुआत की थी जीवन की, और उससे बढ़ते बढ़ते भोजन उत्पादन तक वो कहां तक आ गए, स्थायी आवास उन्होंने किस प्रकार से बना लिए, किस कालखंड के दौरान उन्होंने खेती की शुरुआत की, कौन से अनाज उन्होंने शुरुआत में उगाए। तो ये जो बदलाव है, कैसे उन्होंने जानवरों को पालतू बनाया, ये बदलाव को हम समझने का प्रयास करेंगे। इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा फैक्ट्स नहीं है क्योंकि ये क्लास 6 की बुक है, तो वो हम पढ़ेंगे। पहले मैं जो एनसीईआरटी के चैप्टर में दे रखा है वो बातें आपको समझा दूं, उसके फैक्ट बता दूं। उसके बाद में इसी से जुड़े हुए जो एडवांस्ड फैक्ट हैं, जो कि पीजीटी, नेट, जेआरएफ जैसे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैं उसके बाद बताऊंगा, इसी वीडियो के दौरान बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर पिछले वीडियो के दौरान भी मैंने आपको बताया था कि हम हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं: प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। यानी प्रागैतिहास, आद्य इतिहास और इतिहास 3 भागों में बांट सकते हैं, मैंने आपको बताया था। अब प्रागैतिहासिक काल का ही वो काल है जब मनुष्य का कोई भी रिटर्न में कोई एविडेंस नहीं मिलता, यानी कुछ भी उनका लिखा हुआ नहीं है, लिपि का हो सकता है विकास ही नहीं हुआ हो अभी, क्योंकि ऐसा कोई एविडेंस आज तक मिला नहीं। तो उसमें हम स्टोन एज मानते हैं, पाषाण काल कहते हैं उसको। क्योंकि स्टोन एज क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पर मनुष्य जो भी औजार बनाता था, उपकरण बनाता था, वो स्टोन से बनाता था, पत्थर से बनाता था। तो इसलिए हम इसको स्टोन एज या हिंदी में कहें तो पाषाण काल कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि पाषाण काल 3 पार्ट में डिवाइड है, ये बताया था मैंने पहले चैप्टर में, क्योंकि वहां जरूरत थी, वैसे दिया गया है ये दूसरे चैप्टर में। पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है: पूरा पाषाण, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। फिर पैलियोलिथिक को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है: निम्न पूरा पाषाण काल, या इसको आरंभिक पूरा पाषाण भी काल कभी कहते हैं, लोअर पैलियोलिथिक एरा इसको आप बोल सकते हैं। फिर मध्य पाषाण काल, इसको मिडिल कह सकते हैं आप हिंदी में, या फिर उच्च पूरा पाषाण काल, या इसको उत्तर पूरा पाषाण काल भी कहते हैं, अपर भी कह सकते हैं। मैं ये एल, एम और यू यूज करूंगा आगे जब मैं आपको साइट्स बताऊंगा, क्योंकि जब पीजीटी और नेट जेआरएफ में देखते हैं तो जैसे एनसीईआरटी में तो क्या दे रखी है, पूरा पाषाण काल की कुछ साइट दे दी, उसमें यह नहीं बताया गया कहीं पर भी कि कौन सी निम्न पूरा पाषाण की है, कौन सी मध्य की है और कौन सी उच्च की है, जबकि स्पेसिफिकली इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। उतनी साइट भी इन्होंने नहीं दी है, 3 साइट सिर्फ दे रखी है। एक मैप दे रखा है इंडिया का, और उसमें दे रखी है, और उसमें स्टेट हमें ही पहचानना है, तो मैंने वो स्टेट वगैरह लिख दिए हैं। तो मैं और भी साइट्स बताऊंगा, और इन तीनों जो पैलियोलिथिक एज है उसमें भी जो तीनों कालखंड है उसके अनुसार मैं आपको साइट्स बताऊंगा इसी वीडियो में आगे। फिर उसके बाद में देखिए, मध्य पाषाण काल है, नवपाषाण काल है। अभी इनकी डेटिंग के बारे में, जैसे सबसे पहले है पूरा पाषाण काल, इसका टाइम आप मानेंगे 20 लाख साल पहले, 20 लाख वर्ष पूर्व से, और इसका काल दिया गया है किताब में 12,000 वर्ष पूर्व। अब ये ईस्वी पूर्व नहीं दिया गया, ये साल दिए गए हैं कि 12,000 साल पहले। तो इसी को 12,000 को आप ईस्वी पूर्व में लिखेंगे तो आप 10,000 ईस्वी पूर्व, या इसको आप 10,000 बीसी लिखेंगे। 20 लाख को तो कहां ईस्वी पूर्व में बदलेंगे, लगभग है, 20 लाख में से 2,000 कम भी कर देंगे तो उससे कोई विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये ईस्वी पूर्व में दिया गया है, तो बीसी में आप लिखेंगे तो 10,000 बीसी तक ये जाएगा। फिर मध्य पाषाण काल की डेट इसमें दी गई है 10,000 बीसी से 8,000 बीसी। वर्ष पूर्व में लिखेंगे तो 12,000 से 10,000 वर्ष पूर्व तक का समय। बीसी में लिखेंगे तो यही क्या हो जाएगा, 10,000 बीसी टू 8,000 बीसी। हालांकि नॉर्मली बुक्स में हमारे 8,000 तो 6,000 रहता है, लेकिन एनसीईआरटी में इस टाइप से दिया गया है। और उसके बाद में नवपाषाण काल है। देखिए, ये दुनिया के अलग अलग हिस्सों के दौरान ये डेट अलग अलग हो सकती हैं, इसलिए कभी भी ये, इसीलिए आप वेरिएशन देखते हैं बुक में कि किसी में कुछ कौन सी डेट दी रहती है, किसी में दूसरी दी रहती है, लेकिन हम एनसीईआरटी के 2nd चैप्टर के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। तो ये पाषाण काल जो स्टोन एज है उसको डिवाइड करने की बात हो गई। अब जो बुक में साइट दे रखी है, सबसे पहले देखिए पूरा पाषाण कालीन स्थल, जो पैलियोलिथिक साइट्स हैं उसमें सबसे पहले दे रखी है भीमबेटका। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, रायसेन। और यहां से आप देखेंगे तो आपको पूरा पाषाण कालीन भी स्थल मिलेंगे, मध्य पाषाण कालीन भी स्थल मिलेंगे, लेकिन मध्य पाषाण कालीन स्थल चूंकि हमारी एनसीईआरटी में नहीं दे रखे हैं इसलिए अभी मैं बात नहीं कर रहा, बाद में बात करूंगा। यहां गुफाएं हैं और उन गुफाओं में बहुत सारे चित्र मिले हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट साइट पाषाण काल से संबंधित हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट साइट है ये इंडिया की, जहां पर चित्रांकन किया गया है, पेंटिंग्स मिली हैं हमें। फिर एक साइट दी गई है हुंसगी, जो कर्नाटका में है, और कुरनूल गुफाएं आंध्र प्रदेश में है। कुरनूल गुफाओं के बारे में ही हमारे चैप्टर में यह दे रखा है कि यहां पर राख के ढेर मिले हैं, राख के ढेर, एश माउंट्स आप बोल सकते हैं उनको।
यानी वहां पर आग जलाई जाती थी, इसके साक्ष्य मिले हैं। तो ढेर मिला है राख का। तो ये कुरनूल की गुफाएं आंध्र प्रदेश में है। तो ये 3 साइट दे रखी हैं। उसके बाद में मध्य पाषाण काल से संबंधित साइट्स नहीं दे रखी हैं बुक में, नव पाषाण कालीन दे रखी हैं। उसमें एक दी गई है मेहरगढ़ पाकिस्तान में, जो कि बलूचिस्तान प्रांत में है पाकिस्तान के, और इसको ब्रेड बास्केट ऑफ बलूचिस्तान भी बोला जाता है, यानी बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी कहा जाता है मेहरगढ़ को। मेहरगढ़ के बारे में अपनी बुक में काफ़ी बढ़िया तरीके से बताया गया है, और यह बताया गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसमें खेती की सबसे पहले शुरुआत मेहरगढ़ में हुई है। और ये कौन सी फसलें उगाते थे मेहरगढ़ वाले, यहां लिख देता हूं मैं, जौ, गेहूं, इनका मुख्य रूप से दिया गया है। पशुओं को पालने की प्रथा इन्होंने शुरू कर दी थी, पशुपालन के भी साक्ष्य मिलते हैं। सबसे पहला पशु जो पालतू बनाया गया वो हमेशा याद रखें आप, कुत्ता। सबसे पहला पशु जो मनुष्य ने पालतू बनाया वो कुत्ता था। उसके बाद में भेड़ बकरी का नंबर आता है, गाय और सूअर का नंबर आता है, लेकिन सबसे पहला कुत्ता है। मेहरगढ़ में आपको मकानों के साक्ष्य भी मिलते हैं, जो उसकी खुदाई हुई है वहां पर आपको, उसमें आप ध्यान रखेंगे मिनिमम 4 कमरे हैं, यानी 4 या 4 से अधिक कमरे। तो स्टोरेज के लिए भी कुछ रूम ऐसे माने गए हैं कि कुछ रूम जो अनाज के स्टोरेज के लिए उन्होंने बनवाए थे। तो 4 या 4 से अधिक कमरे हैं मेहरगढ़ में। इसके अलावा वहां यह भी देखने को मिलता है कि कब्रों के अंदर सामान भी रखा जाता था, जैसे हमने हड़प्पा सभ्यता के दौरान भी देखा है, और भी मिस्र की सभ्यता के दौरान भी हम देखते हैं कि कब्रों के साथ ऐसा माना जाता था शायद कि उनको जो परलोक का जीवन है उसमें खाने के लिए या कोई उनको भोजन की जरूरत पड़ेगी तो उसके जरूरत का सामान रखते थे। तो यहाँ पर हमें एक ऐसी कब्र मिली है जिसमें एक व्यक्ति के साथ में बकरी को दफनाया गया है, तो हो सकता है उसके भोजन का प्रबंध करने के लिए बकरी को दफनाया गया हो। तो एक कब्र मेहरगढ़ से ऐसी मिली है, एनसीईआरटी का फैक्ट है ये, कि वहां पर एक मनुष्य के साथ एक बकरी को दफनाया गया है। इसके अलावा मेहरगढ़ में जो अनाज, मैंने जौ और गेहूं बताया, तो अनाज का कैसे पता करते हैं, वो जले हुए दो दाने मिल जाते हैं, उन जले हुए दानों का परीक्षण करके उसकी डेटिंग निकाली जा सकती है। तो यहाँ पर जौ और गेहूं का उत्पादन होता था, बकरी को, सूअर को और कुत्ते को, इनको पालने के साक्ष्य मिले हैं। एक कब्र मिली है जहां पर मनुष्य के साथ बकरी को दफनाया गया है, और उनके जो मकान हैं उनमें 4 या 4 से अधिक कमरे पाए जाते थे। इतनी बातें मेहरगढ़ से संबंधित दे रखी है। फिर उसके बाद में बुर्ज होम एक इंपॉर्टेंट साइट है। वैसे इंपॉर्टेंट साइट जम्मू एंड कश्मीर की 2 हैं, बुर्ज होम और गुफकराल। गुफकराल यहाँ पर नहीं दी गई है, सिर्फ बुर्ज होम दी गई है। तो बुर्ज होम में इन्होंने एक अलग से बताया है कि यहाँ पर गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं। गर्तावास यानी गर्त मिले हैं, गड्ढे, जमीन में मकान बने हुए, जमीन के नीचे बड़े गड्ढे खोदकर, क्योंकि सर्दियों का समय में वो जमीन के नीचे रहते थे, क्योंकि नीचे थोड़ी सी गर्मी मिल जाती थी। तो उसके गर्ता आवास के साक्ष्य मिले हैं बुर्ज होम जम्मू कश्मीर से। फिर कोल्डीवा यूपी, ये पिछले चैप्टर भी में हमने पढ़ा, वो क्षेत्र थे जहां पर आप विंध्य पर्वतमाला के ऊपर की ओर देखेंगे तो जहां पर धान की खेती हुआ करती थी। और कोल्डीवा के अलावा मैंने आपको लहुरा देव बताया था, जिसमें भारत में चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो कोल्डीवा और महागढ़ा उत्तर प्रदेश में है। चिरांद बिहार का एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। दाउजली हेडिंग ये आसाम की साइट है। हल्लूर कर्नाटका, पय्यमपल्ली तमिलनाडु। ये नवपाषाणकालीन साइट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि एनसीईआरटी में शामिल की गई हैं। अब मेहरगढ़ और बुर्ज होम के अलावा बाकियों का इन्होंने कोई जिक्र यहां पर नहीं दे रखा है। महापाषाणिक स्थल, जो बड़े कब्रों के ऊपर बड़े बड़े पत्थर लगाए हमने, खासतौर से तो दक्षिण भारत में देखते हैं हम, और यहाँ पर इन्होंने 2-3 एक स्थान यहाँ पर दिए हैं, जैसे ब्रह्मगिरी कर्नाटका में, आदिचन्नलूर तमिलनाडु में। कोई बहुत ज्यादा विवरण इसका नहीं दिया गया है। एक साइड दी गई है इनाम गांव, जहां पर आधुनिक बस्तियां देखने को मिली है। इनाम गांव महाराष्ट्र में है, जैसा कि आप जानते हैं, वो मैंने यहां नहीं लिखा। अब जो बदलाव दर्शाए गए हैं, इन्होंने जो चैप्टर की शुरुआत की है वो शुरुआत की है कि 20 लाख साल पहले से भारतीय उपमहाद्वीप में मनुष्य निवास करते थे, और लंबे समय तक वो खाद्य संग्राहक और शिकारी के रूप में, आखेटक के रूप में काम करते रहे, यानी हंटिंग करते रहे और भोजन इकट्ठा करके अपना जीवन यापन करते रहे। 12,000 साल पहले मध्य पाषाण काल जिसकी शुरुआत मानते हैं, 12,000 साल पहले क्लाइमेट चेंज होता है, यानी जलवायु में परिवर्तन आता है, गर्मी बढ़ने लगती है। पहले आइस एज आप मान सकते हैं, बहुत ठंडा था एरिया, तो आइस एज आप मान सकते हैं। उसके बाद में 12,000 साल पहले तापमान में वृद्धि होने लगती है। उसके कारण पेड़ पौधों में, जानवरों की जो प्रजातियां हैं उनमें भी बदलाव आए, घास उगने लगी, तो ऐसे जानवरों की संख्या बढ़ने लगी जो घास खाकर जीवित रह सकते थे, जैसे भेड़ बकरी, गाय, इस प्रकार के जानवर, बारहसिंगा, हिरण, इस प्रकार के जानवरों के बारे में बुक में दे रखा है कि इनकी संख्या बढ़ने लगी। फिर मनुष्य ने धीरे धीरे
हंटिंग गैदरिंग को छोड़ कर इस प्रकार के मौसम बदलने के कारण गेहूं, जौ, इस प्रकार के अनाज भी उगने लगे। तो लोगों ने उनको इकट्ठा करके खाने की कोशिश की। फिर धीरे धीरे उन्होंने सोचा कि हम इनको उगा लेंगे, तो फिर स्थायी जीवन की शुरुआत होती है। यानी जलवायु बदलती है, तापमान थोड़ा सा गर्म होता है, और इस बदलती जलवायु के कारण लोगों के खान पान में भी बदलाव आता है, और फिर वो खेती और पशुपालन की ओर आगे बढ़ते हैं। यानी उन अनाजों को वो खुद उगाने लग जाते हैं। कुछ जानवरों को वो पालतू बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मैंने बताया सबसे पहले उन्होंने कुत्ते को पालतू बनाया, फिर भेड़ बकरी का नंबर आता है, फिर गाय सूअर इनका नंबर आता है। और इस प्रकार से उनके स्थायी जीवन की शुरुआत होती है, जिसमें बताया गया है बुक के अंदर कि स्थायी जीवन में कई स्थानों पर उनकी झोपड़ियां मिली हैं, उनके छोटे मकान मिले हैं। इसके अलावा जैसे बुर्ज होम जो स्थान है वहाँ पर ज़मीन के नीचे मकान मिले हैं, यानी गड्ढे खोदकर वहाँ रहने के लिए स्थान मिले हैं। तो ये सारी कुछ बातें हमारी इस बुक के अंदर डिस्कस की गई हैं। फिर लास्ट में थोड़ा सा इंटरनेशनल साइट्स दी गई हैं। एक चित्र दिया गया है, उस गुफा के अंदर कुछ जानवर से दर्शा रखे हैं, और उसमें बताया गया है कि फ्रांस की है, कई हजार साल पहले की। लेकिन उसका गुफा का नाम नहीं दिया गया, क्योंकि जैसे कि हम देखते हैं कि एनसीईआरटी में फैक्ट कम है। तो मैं बता देता हूँ, वो लेस्को बोलते हैं उसे, वैसे इसकी स्पेलिंग है लेस्कोक्स। इस प्रकार से फ्रांस की एक गुफा का चित्र है। तो हालांकि बुक में नहीं दे रखा, लेकिन आपको नाम याद कर लेना है। फिर उसके बाद में दे रखा है एक नाम उन्होंने, चताल ह्यूक, तुर्की का एक नवपाषाणकालीन स्थल, और उसमें बताया गया कि उसमें क्या क्या मिला है, जो कि बिल्कुल भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। वो नवपाषाणकालीन स्थल है कैटल ह्यूक, इस प्रकार से आप उसको इंग्लिश में लिख सकते हैं। मैंने स्पेलिंग यहां पर लिख दिया है, और हिंदी में हमारी बुक में चताल ह्यूक, तुर्की का एक नवपाषाणकालीन स्थल दे रखा है। और इस प्रकार से ये चैप्टर इतना ही है। यदि प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें तो हमें उन बदलावों को समझना है जलवायु के माध्यम से, इन तीनों कालों से होते हुए, और उसके बाद में हमें कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में बताया गया है, कौन सी खेती की गई, कौन सी जगहों पर पशुपालन किया गया, इसके बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी देते हुए, यानी इंपॉर्टेंट बातें हम इस चैप्टर के अकॉर्डिंग देखें तो यही दी गई हैं जो आपके लिए उपयोगी हैं। अब मैं थोड़ा सा इसको विस्तार से आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूं, जो इंपॉर्टेंट बातें इसमें यूज करके आप इसको हाई एंड एग्जाम्स के अकॉर्डिंग भी तैयार कर सकते हैं। तो पहले मैं इसको मिटा देता हूं, आगे हम और बढ़ते हैं। तो यहां पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स लिखी हैं, सारी ये आपकी पैलियोलिथिक एज की हैं, यानी कि पूरा पाषाण काल से संबंधित है। सबसे पहले जो मैंने ये साइट्स लिखी हैं, ये है पूरा पाषाण काल में भी निम्न पूरा पाषाण काल, जिसको लोअर कहते हैं। यहां पर मैंने LMU ये क्यों लगाए हैं कि जैसे मैं निम्न पूरा पाषाण कालीन स्थलों के नाम लिख रहा हूं, वो साइट्स लिख रहा हूं। अब उसमें कई साइट्स ऐसे हैं जिसमें लोअर पैलियोलिथिक के भी मिले हैं, मिडिल पैलियोलिथिक के मिले हैं, और कहीं में अपर पैलियोलिथिक के भी साक्ष्य मिले हैं, उनके उपकरण मिले हैं। तो उसके हिसाब से मैंने डिवाइड किया है। तो सबसे पहले देखिए, पुरापाषाणकालीन स्थलों में, निम्न पुरापाषाणकालीन स्थलों में सोहन घाटी पाकिस्तान में, अदियाला, भलवल, चौतरा। कई नाम मैंने इंग्लिश में लिखे हैं क्योंकि कई बार हिंदी में इनका किताबों में ठीक तरीके से विवरण नहीं दिया हुआ रहता, तो मैंने कोशिश की है, इसका उच्चारण मैं सही आपको बताऊंगा। अदियाला, भलवल, चौतरा, ये पाकिस्तान के सोन वैली में है। सोहन नदी घाटी या सोन घाटी इसको बोलते हैं। और ये तीनों ही क्या है, निम्न पुरापाषाणकालीन स्थल हैं, जिसके LU यहां पर मैंने नहीं लगाया है शुरुआत के 11 में, इसका मतलब वो निम्न पुरापाषाणकालीन स्थल है। पोतवार पठार, पोतवार प्लेटू पाकिस्तान में रिवत नाम की एक साइट है, इंपॉर्टेंट साइट है। इसमें लोअर के भी मिले हैं और अपर के भी मिले, निम्न पुरापाषाण काल भी और जो उच्च पुरापाषाण काल है, दोनों के अवशेष मिले हैं। कश्मीर घाटी में पहलगाम, जम्मू एरिया में उत्तर बेनी, ये दोनों साइड्स हैं निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित। राजस्थान की बात करें तो डीडवाना, नागौर में लोअर और मिडिल, ये आप समझ गए होंगे, अपने हिसाब से एडजस्ट आप कर लेना। अजमेर में निम्न, मध्य और उच्च तीनों पुरापाषाणकालीन स्थलों के अवशेष मिले हैं अजमेर में, और लूणी घाटी में लोअर और मिडिल के मिले हैं। इसके अलावा मोगरा पहाड़ियां जोधपुर के पास, इसमें निम्न पुरापाषाणकालीन अवशेष मिले हैं। सिंध प्रांत पाकिस्तान में सुक्कुर और रोहड़ी की जो पहाड़ियां हैं, उन स्थानों पर कई साइट्स हैं, जैसे एक तो जर्रक या झिरक बोलते हैं इसको, और एक है माइलस्टोन 101, साइट का नाम है ये माइलस्टोन 101, या इसको ओनगर बोलते हैं इस स्थान को। तो यहां पर मिले हैं निम्न पुरापाषाणकालीन स्थलों के अवशेष। फिर देखिए नर्मदा नदी की घाटी में भीमबेटका, हथनोरा, ये मैंने आपको बताया था। हथनोरा देखिए होशंगाबाद मैंने बताया था, और मोस्ट ऑफ द बुक्स में होशंगाबाद ही लिखा हुआ रहता है, मैंने खुद ने पिछली वीडियो में बताया। लेकिन मैंने देखा है कि मध्य प्रदेश के सीहोर डिस्ट्रिक्ट में है ये, होशंगाबाद में नहीं है। होशंगाबाद और सीहोर दोनों की सीमा लगती है, पास पास है, लेकिन ये जो हथनोरा है वो आप प्रेजेंटली सीहोर में मानेंगे, ये एग्जैक्ट है। तो भीमबेटका, आदमगढ़ पहाड़ियां, हथनोरा, यहां पर निम्न पुरापाषाणकालीन, मध्य पुरापाषाणकालीन और उच्च पुरापाषाणकालीन तीनों के अवशेष मिले। यहां पर देखिए अभी भी मैं पैलियोलिथिक की ही बात कर रहा हूं, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल की कोई साइट यहां पर मैं नहीं लिख रहा हूं अभी।
सिर्फ मैं पूरा पाषाणकालीन स्थलों की ही अभी तक बात कर रहा हूं। मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, मेसोलिथिक और नियोलिथिक की बात मैं इसके बाद में करूंगा। फिर देखिए बेलन घाटी यूपी के कई स्थान हैं जिसके बारे में एक दो नीचे लिखे हैं मैंने बाद में, लेकिन उस घाटी में बहुत सारे स्थानों पर इसके अवशेष मिले हैं। पैसरा बिहार में लोअर मिडिल अपर तीनों के मिले हैं। उड़ीसा में डारी डूंगरी लोअर और मिडिल के मिले हैं। बुद्ध बलंगा, इसका उच्चारण हर जगह अलग सा दे रखा है, बुद्ध बलंगा, इसलिए मैंने इसको इंग्लिश में लिख दिया। ब्राह्मणी नदी की घाटी उड़ीसा के कुछ स्थान है। कर्नाटक में हुंसगी और इसामपुर में, दोनों गुलबर्ग जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर है, यहां पर निम्न पुरापाषाणकालीन अवशेष मिले हैं। तमिलनाडु में गुडियम की जो गुफा है, गुडियम लिखा हुआ रहता है कई जगह, गुडियम, केव, केव का मतलब गुफा, तो L+M+U लिखा है इन दोनों स्थानों के लिए। और दूसरा है अतिरम्पक्कम। तो ये दोनों स्थानों में पुरापाषाण काल के जो तीनों पार्ट हैं, लोअर मिडिल अपर, उन तीनों के अवशेष यहां पर मिलते हैं। फिर पुरापाषाण काल में ही दूसरा है मध्य पुरापाषाणकालीन, यानी जो निम्न पुरापाषाणकालीन स्थान अवशेष तो नहीं मिले हैं लेकिन मध्य पुरापाषाणकालीन अवशेष वहां पर मिले हैं। तो एक तो है संघाओ केव, पोतवार प्लेटू, पाकिस्तान। संघाओ गुफा, पोतवार का पठार, पाकिस्तान। चिरकी, ये नेवासा के पास है महाराष्ट्र में। आप जब हम मध्य पाषाण काल की मैं बात करूंगा तो उसमें आप देखेंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। HD सांकलिया ने इसके बारे में क्या कहा हम सब बात करेंगे। तो चिरकी उसके पास में है, ये मध्य पुरापाषाण कालीन स्थल है। इसके अलावा कालपी उत्तर प्रदेश में, शायद जालौन डिस्ट्रिक्ट में है ये, उसमें ये इंपॉर्टेंट साइट है। और नंदीपल्ली, ये आंध्र प्रदेश में मध्य पुरापाषाण कालीन स्थल एक इंपॉर्टेंट साइट है। उसके बाद में उच्च पुरापाषाण काल, जो पुरापाषाण काल है उसका तीसरा जो पार्ट है, उसमें देखो चौपानी मांडू इलाहाबाद में, आजकल प्रयागराज कह सकते हैं, और ये बेलन नदी घाटी में है। लोहंदा नाला, ये बेलन वैली यूपी में ही है। यहां से एक अलंकृत हड्डी के साक्ष्य मिले हैं। ये कुछ नए फैक्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। बाघोर MP मध्य प्रदेश में, ये एक उच्च पुरापाषाणकालीन स्थल है। बाघोर, एक दो देखिए बागोर आता है, बागोर है, वो तो भीलवाड़ा में है राजस्थान में, ये बाघोर है, ये मध्य प्रदेश में है। कुरनूल की गुफाएं आंध्र प्रदेश, लखुदियार की गुफा अल्मोड़ा उत्तराखंड, और पाटनी महाराष्ट्र, जहां से वैसे तो देखिए यहां पर बहुत सारे स्थानों से शुतुरमुर्ग के अंडे मिले हैं, लेकिन जहां पर एक उस पर कुछ चित्रांकन सा किया गया है, अलंकृत आप शुतुरमुर्ग के अंडे कह सकते हैं, ऑस्ट्रिच एग, तो वो पाटनी महाराष्ट्र से मिले हैं। तो ये है पूरा पाषाणकालीन साइट्स। अब देखिए इनको मैं पहले नहीं लिखता तो मैं ये भी नहीं दावा करता कि मुझे सारी याद रह जाती, मैं कुछ तो भूल जाता बीच में। दूसरी बात, यही मैं लिखता तो इसमें आधा घंटा का समय लगता। अभी मैंने आपको इसको 5-7 मिनट में बता दिया है। इसी प्रकार से अभी मैं आपको मध्य पाषाणकालीन और नव पाषाणकालीन साइट्स और बता देता हूं। अब यदि मैं मध्य पाषाणकालीन और नव पाषाणकालीन स्थलों की बात करूं तो देखिए देखने में आपको ज्यादा लग सकते हैं, टफ भी लगता है ये सब, लेकिन आपको ये पढ़ने ही पड़ते हैं। और आप जैसे पप्पू सिंह प्रजापति की किताब में देखेंगे तो उसमें तो और भी बहुत ज्यादा आपको देखने को मिल जाते हैं। तो मैंने कोशिश की है, अब इनमें से कोई भी आपको बाई चांस ऐसा मिलेगा जो पीछे एग्जाम्स में नहीं आया हुआ है, कभी नेट में पूछ लिए जाते हैं, कभी PGT में आ जाते हैं, कभी असिस्टेंट प्रोफेसर में आ जाते हैं, तो उसमें के हिसाब से ही मैंने शामिल करने की कोशिश की है। कई विद्यार्थी हैं वो ऐसी किताबें पढ़ते हैं जो पढ़ने में आसान हो, लेकिन उसमें फैक्ट थोड़े से कम होते हैं या पहले से ज्यादा अपडेटेड नहीं है। तो उन सब बातों को मिला करके मैं इनमें शामिल कर रहा हूं कि ताकि सभी प्रकार के स्टूडेंट्स को इससे फायदा हो। तो देखिए मेसोलिथिक साइट्स की बात करें मध्य पाषाणकालीन स्थलों की, तो मध्य प्रदेश में देखिए भीमबेटका, यहाँ पर ये देखिए इस प्रकार की जो बातें हैं, कहां से क्या मिला है, या रॉबर्ट ब्रूस फूड, इस प्रकार की बातें मैं अगले वीडियो में बात करूंगा, क्योंकि इस वीडियो के बीच में भी मुझे थोड़ा इंटरप्शन आ गया था और क्योंकि मुझे कहीं जाना पड़ गया था, तो मैं बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो दूसरा वीडियो आज नहीं बन पाएगा। इसके जो इंपॉर्टेंट बातें हैं कि कहां से क्या मिला, किसने खोज की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा डीपली नहीं होगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं एक दूसरे वीडियो में बता दूंगा। यहाँ हम सिर्फ इस साइट्स की बात करेंगे। तो भीमबेटका में देखिए अर्लीस्ट नॉन रॉक आर्ट ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, यानी यहाँ पर चट्टानों के ऊपर जो चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य भारतीय उपमहाद्वीप में कहां से मिले हैं, भीमबेटका से मिले हैं। और मध्य प्रदेश की साइट है जैसे आदमगढ़ है, आदमगढ़ की जो पहाड़ियों के बारे में हमने पढ़ा था, बाघोर है, इस प्रकार की साइट्स। या फिर आप मैंने आपको और भी साइट्स बताई थी पूरा पाषाण काल में, जैसे हमने वो एक 30 वर्षीय युवती के कपाल के बारे में चर्चा की थी। राजस्थान में देखिए तिलवाड़ा बाड़मेर में, ये बागोर देखिए भीलवाड़ा में, ये दोनों राजस्थान में मध्य पाषाणकालीन स्थल हैं। गुजरात में देखिए लंगनाज, अखज, बलसाना, हीरापुरा, ये इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। लंगनाज सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। यूपी के अंदर देखिए सराय नहरराहे, महदहा, दमदमा, चौपानी मांडो, मोरहाना का पहाड़, उस एरिया से लेखिया, ये इसको इस प्रकार से लिखा हुआ था इंग्लिश में, आप लेखाहिया बोलेंगे या लेखिया बोलेंगे,
वो तो शायद यूपी के ही कोई स्टूडेंट बता सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट साइट है इसमें, और बहुत बार इनमें से तो पूछा ही जाता है। पैसरा बिहार, एनसीईआरटी में भी मैंने आपको, नहीं एनसीईआरटी में चिरांद दे रखा था, नवपाषाणकालीन स्थल, वो नवपाषाणकालीन स्थल चिरांद इंपॉर्टेंट है। पैसरा बिहार, छोटा नागपुर का पठार झारखंड, उस एरिया के अंदर मध्य पाषाणकालीन प्राप्तियां हुई हैं। उड़ीसा में मयूरभंज, कुचाई, सुंदरगढ़ और भी रहती हैं लेकिन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और वेस्ट बंगाल की बात करें तो वीरभानपुर, कर्नाटका की बात करें तो संगनकल्लू, संगनकल्लू ये गए है यहाँ पर। और मेघालय की बात करें तो सेवलगिरी 2, वैसे सेवलगिरी नाम आता है लेकिन सेवलगिरी 2 है वो साइट्स का नाम, गारो की पहाड़ियों में, गारो हिल्स में। देखिए अब ये वैसे तो मैं बोल के बता रहा हूँ, लेकिन कईयों का यदि आप विद्यार्थी कहते हैं कि स्क्रीनशॉट लेके हम पढ़ते हैं तो कुछ आपको हो सकता है समझ में नहीं आई हैंडराइटिंग में, छोटे अक्षरों, थोड़ा सा आप एचडी में करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं एक बार साइड हो जाता हूँ, मैं पिछले वाले में ही भूल गया था, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट अभी ले सकते हैं ताकि आपकी ये क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में देखिए कुरनूल, ये सीधा कूर है, पूरा रैली लिख के भी लिख सकते हैं, कुरनूल, रानीगुंटा, नागार्जुनकोंडा, ये आंध्र प्रदेश में मध्य पाषाणकालीन स्थल है। नवपाषाणकालीन स्थलों की बात करें तो पाकिस्तान में जैसे मेहरगढ़ था, और जम्मू कश्मीर में गुफकराल और बुर्जहोम है, जिसमें से एक तो हमने एनसीईआरटी में भी देखा है, मेहरगढ़ हमारे एनसीईआरटी में था। यूपी के अंदर देखें तो चौपानी मांडो, महागढ़ा, कोल्डीवा एनसीईआरटी में दे रखा है, लहुरा देव। और बिहार के स्थानों की बात करें तो चेचर, चिरांद, सेनवार, ताराडी, ये इंपॉर्टेंट है। सेनवार का भी पीछे प्रश्न आया था एक एग्जाम में, और चिरांद का तो आता ही रहता है हमेशा। असम की बात करें तो देवजली हेडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा और वहां के दे रखे हैं सरुतारू, मार्क डोला, ये देखिए मार्क का डोला बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ये इस प्रकार से इंग्लिश में मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। मुझे खुद को जो मैं नोट्स तैयार करता हूं तो बहुत कंफ्यूजन होता है, क्योंकि हिंदी की किताबों में सही वर्डिंग नहीं होती है, फिर उसको गूगल पे चेक वगैरह करना कि अभी साइट कहां पर है। तो मैं कोशिश तो ये करता हूं कि एक भी गलत नहीं हो, लेकिन फिर भी यदि कोई हो जाता है तो मैं उसको बाद में अपडेट कर देता हूं कमेंट के माध्यम से, लेकिन मैं कोशिश करता हूं। देखिए जैसे मुझे ये जो तेलंगाना की साइट थी एक उतनूर, ये मैंने देखा था कई किताबों के अंदर और आंध्र प्रदेश में लिख रखी थी, लेकिन बाद में मैंने चेक किया तो ये तेलंगाना में हो गई है अभी साइट ये। तो ये है। कर्नाटका की बात करें तो देखिए मास्की, पिकलीहल, वाटगल, संगनकल्लू, टेकलकोटा, बुद्धिहाल। अब इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट स्थानों से क्या मिला है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसकी चर्चा मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। पय्यमपल्ली तमिलनाडु के अंदर, उतनूर तेलंगाना के अंदर। आंध्र प्रदेश की बात करें तो नागार्जुनकोंडा इंपॉर्टेंट है, और महाराष्ट्र की बात करें तो चांदोली, नेवासा और दैमाबाद इंपॉर्टेंट है। तो ये साइट्स आपको न चाहते हुए भी याद करनी पड़ेंगी यदि आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, और जिस स्टेट में आपका स्टोन एज यदि आपके सिलेबस में है तो डेफिनेटली आपको इतनी साइट्स के बारे में जानना है। अब इसमें भी जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जैसे एनसीईआरटी में मैंने जिक्र किया, इसीलिए मैंने पहले बना दिया था। जो एनसीईआरटी की जो बातें हैं उनमें जो साइट्स हैं उसको मैंने अलग से इसीलिए दिखाया क्योंकि यहां तो फिर बहुत ज्यादा हो जाता है, तो एग्जाम वाइज डिपेंड करता है कि आपको कितना पढ़ना है। तो ये साइट्स की बात हो गई। अब वैसे चैप्टर तो मैंने पूरा पढ़ा ही दिया है, चैप्टर में कुछ बाकी नहीं रहा है। इसमें मैं एड ऑन कर दूंगा कि किस साइड से क्या मिला है, यहाँ का खोज की है, कौन सी को फलक संस्कृति कहते हैं, किसी को ब्लेड ब्यूरिन बोलते हैं, एचडी सांकलिया ने कहा क्या खुदाई की। तो इसके बारे में जो मोस्ट इंपोर्टेंट बातें हैं वो मैं एक छोटे से वीडियो के अंदर आपको बताकर इसका नेक्स्ट पार्ट बना दूंगा, उसके माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं। वैसे चैप्टर यहाँ पर ये समाप्त हो गया है। आपको ये इंपॉर्टेंट है तो आप लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।